तो गाइस पिछले एपिसोड के लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि ज़ाओवेन डेड ट्री के ऊपर एक फूल देखकर काफी हैरान हो गया था और उसे ये लगने लगा था कि ये शायद उसी डॉक्टर जेनजियान का है। स्टोरी की शुरुआत अगले सीन से होती है जहां पर हमें ज़ाओवेन को गेम के अंदर दिखाते हैं, जहां पर ज़ाओवेन उस 7 शैटरिंग पाम टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। वो उसे मास्टर करने की कोशिश कर रहा था और वो उसकी काफी देर तक प्रैक्टिस करने के बाद इसके बारे में कहता है कि इसे 7 शैटरिंग पाम कहने के बजाय इस विटिलिटी स्किल को 1 इंच पंच कहना चाहिए। और साथ ही वो इसी के बारे में बताता है इस 7 पाम टेक्निक के अंदर इन सभी 7 मूव्स की यूनिक स्टाइल्स हैं और इन सभी के बारे में अलग अलग लिखा भी गया है, पर अगर मैं इसे मास्टर करना चाहता हूँ तो मुझे और भी ज्यादा इसे ट्रेनिंग करना होगा। जिसके बाद ज़ाओवेन उस डेड ट्री के ऊपर लगे हुए फूल को देखकर कहता है कि इस पेड़ के ऊपर खिल रहा फूल आखिर इसके पकने के यानी बड़े हो जाने के बाद आखिर क्या होगा। जिसके नेक्स्ट सीन में हमें ज़ाओवेन को एंट केव के डीपेस्ट पार्ट के अंदर दिखाते हैं, जहां पर वो गोल्डन एंट के साथ फाइट कर कर उसे हराने की कोशिश कर रहा था। पर उससे एक काफी लंबे स्पा के बाद ज़ाओवेन कहता है कि मुझे लगा ही था कि इस ग्रेट येन विंड के साथ भी उसे टच करना काफी ज्यादा मुश्किल है और उसकी बनाना फेरी इस टेक्निक का इस्तेमाल बार बार करने की वजह से सच में काफी ज्यादा थक गई थी। जिसके बाद ज़ाओवेन गोल्डन एंड के पास जाकर उसके ऊपर ड्रैगन्स गेट अर्थप्ले टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उस कुकुन के काफी ज्यादा करीब आ गया था। पर जैसे ही उसका ध्यान कुकुन के सामने जाता है, अचानक से गोल्डन एंट उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। ज़ाओवेन उसे देखकर काफी हैरान हो गया था और वो अपने एक स्ट्राइक के साथ ज़ाओवेन के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। ज़ाओवेन मर गया था और वो कहता है कि ये हर बार उस कुकुन की रक्षा करने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट रहती है। जिसके बाद ज़ाओवेन अपने बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी टेक्निक्स के बारे में सोचते हुए कहता है कि ये अप्सरा टेक्निक असल में उड़ने के लिए नहीं है, पर मेरे सिल्वर फ्लाइंग एंट की स्पीड उस एपिक क्लास के मॉन्स्टर के सामने कंपेयर किया जाए तो वो सच में काफी ज्यादा स्लो है और ये सब उसके क्लास और लिमिटेड लोअर एट्रीब्यूट्स की वजह से है। पर अगर मुझे फ्लाइंग की एक काफी ज्यादा अच्छी विटिलिटी स्किल मिल जाती है तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा। जिसके बाद अगले सीन में हमें ज़ाओवेन को दवाई खाता हुआ दिखाते हैं। उसका सीनियर जियान हान उसे दवाई पिलाते हुए कहता है कि कंप्लेन करना बंद करो, तुम मेंटोर की इस मेडिसिन की वजह से काफी ज्यादा तेजी से रिकवर हो रहे हो, पर फिर भी कुछ समय और तुम्हें यहाँ पर रहना होगा। पर ज़ाओवेन जियान से मेंटोर के बारे में पूछता है क्योंकि वो उनसे कुछ बातें करना चाहता था और उनसे कुछ पूछना चाहता था। जियान ज़ाओवेन को बताता है कि वो जिया के साथ ड्रैगन वेल की स्टडी करने के लिए गए हुए हैं, पर जल्दी ही वो वापस आ जाएंगे। साथ ही वो उससे कहता है अगर तुम नॉलेज के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो मैं प्रिटी श्योर हूँ कि तुम मुझसे पूछ सकते हो। ये सुनकर ज़ाओवेन अपने मन में कहता है कि मैं तो ये भूल ही गया था कि जियान को ड्रैगन सिटी के बारे में काफी कुछ पता है, तो मैं इससे भी इसके बारे में पूछ सकता हूँ। ज़ाओवेन उससे पूछता है कि मैंने ड्रैगन गेट के अंदर से अप्सरा टेक्निक को सीखा था, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो फ्लाइंग के लिए है, उससे मैं बस इधर उधर कूद सकता हूँ। तो क्या आपको कोई और इससे भी ज्यादा फास्टर फ्लाइंग स्किल के बारे में पता है जो कि एक लेजेंडरी क्लास के लिए हो? जियान इसके बारे में सोचता है कि अप्सरा टेक्निक पहले से ही काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग फुटवर्क स्किल है जो कि एक लेजेंडरी क्लास के लिए एक विटिलिटी स्किल है, पर अगर एक अप्सरा टेक्निक से भी काफी ज्यादा फास्टर टेक्निक हो, इसलिए वो काफी देर तक सोचने के बाद ज़ाओवेन को बताता है कि सन चेजिंग, जब सूरज का पीछा करने वाले पक्षी सन सिटी के अंदर घूमते हैं, वही अकेले बचे हुए हैं जिनकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होती है। ज़ाओवेन ये सुनकर उससे कहता है क्या सनसेट सिटी, क्या इसका कुछ लेना देना सनसेट कॉलेज से है? जियान बताता है कि बिल्कुल, शुरुआत में सनसेट कॉलेज के साथ इसका ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं था जब ये शुरुआत में स्टेब्लिश हुआ था, और शुरुआत में इसका यही मतलब था एक ऐसी जगह जहाँ से सनसेट सिटी को देखा जाता है। पर तभी जियान को टोकते हुए कहता है कि भूल जाओ, बेसिकली एक सन चेजिंग बर्ड को मारना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। जियान और ज़ाओवेन भी उसको देखकर काफी सरप्राइज थे और जियान उससे कहता है मैं तुम्हारे ऊपर गीला कपड़ा नहीं फेंकना चाहता,
पर अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि आखिर ये सनसेट सिटी कहाँ पर है, तो मुझे बताओ, आखिर क्या तुम इसके बारे में क्या जानते हो? तो जावेन उसे बताता है कि जैसे सीनियर ने कहा, ये कॉलेज वो जगह है जहाँ से उसे देखा जा सकता है। तो जियान उसे बताता है कि वो हम सभी के सिर के ऊपर है। वो एक फैंटम सिटी है जो कि केवल सूरज की किरणों के पड़ने पर ही दिखाई देती है, और सन चेसिंग बर्ड्स उनके पैर नहीं होते, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में कभी भी उतर नहीं सकते, और इसी वजह से वो हमेशा सन सिटी का पीछा करते रहते हैं। वो कभी भी उतरते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो एक्सट्रीमली फास्ट होते हैं, और इसके बजाय तो एक फेरी को मारना काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। जावेन एक फेरी के बारे में सुनकर काफी शौक था, और जियान ये सुनकर कहता है कि सच में तुम बहुत बेकार इंसान हो। और साथ ही वो उससे कहता है कि जाओ वैन ने लेजेंडरी क्लास के फ्लाइंग स्किल के बारे में पूछा है, इसी वजह से मैंने उसे इसके बारे में नहीं बताया। मैं मानता हूँ कि ड्रैगन गेट की फेरी के पास फ्लाइंग का एक स्ट्रॉन्गेस्ट विटिलिटी स्किल हो सकता है। वो अप्सरा टेक्निक के एक सुपीरियर स्किल है, पर फिर भी वो ड्रैगन गेट फेरी एक एपिक क्लास की क्रीचर है। ये सुनकर जिया उससे कहता है, एक अप्सरा बीस्ट का अप्सरा टेक्निक, ये तो फेरी के फॉलोवर्स को मिलता है। फेरी अप्सरा बीस्ट से काफी ज्यादा फास्टर होती है, जिसकी वजह से उसको मारने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगती है। जावेन कहता है, अभी मैं एक एपिक क्लास के बीस्ट को मार नहीं सकता, जिसकी वजह से मैं केवल एक बार अप्सरा मंकी के साथ लड़ा था, जिसको मैंने मारा था। वही सुनते ही जिया उसे पकड़कर उसे बताता है, तुम इतने ज्यादा हड़बड़ा क्यों रहे हो? एक बार जब तुम सही हो जाओगे, तब मैं, जियान, हाफेंग, हम सभी तुम्हारी उसको मारने में मदद करेंगे। मैंने डिसाइड कर लिया है, इसलिए तुम्हारा सीनियर अभी उस फेरी के बारे में पता लगाने के लिए जा रहा है। जावेन ये देखकर सरप्राइज उसे कहता है कि रुक जाइए, पर जियान उसे कहता है कि एक एपिक क्लास का क्रीचर, सच में जिया काफी ज्यादा इस चीज के लिए तैयार है। पर जियान उसे बताता है कि इस चीज को अपने दिमाग में जरूरत से ज्यादा मत बैठाना, क्योंकि एक फेरी को मारना सच में काफी ज्यादा मुश्किल होता है, और इसमें तुम्हें काफी ज्यादा समय भी लग सकता है। और ये कहते ही जैसे ही जावेन मुंह खोलता है, वो उसके मुंह में दवाई भर देता है, जिसकी वजह से जावेन का मुंह खराब हो गया था। और जावेन कहता है कि तुम्हारा करंट मिशन जल्दी ही चालू होने वाला है, तो जल्दी से सही हो जाओ। जिसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर जावेन अब बिस्तर से उठकर उस फेरी को मारने के लिए निकलने के लिए तैयार हो गया था। वो अपने आप को स्ट्रेच करता है, और उसके मेंटोर उसे देखकर खुश होते हुए कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा तेजी से रिकवर हो गए। पर साथ ही वो उन तीनों से भी पूछते हैं, पर आखिर तुम चारों एक साथ छुट्टी क्यों ले रहे हो? अब सब कुछ जिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसलिए उसे आगे की तरफ कर दिया जाता है। और जिया बहाना बनाते हुए कहता है कि हम सभी ने प्लान किया है कि हम हमारे न्यूबी को आसपास की चीजों के बारे में बताएंगे और उसे घुमाने ले जाएंगे। ये सुनकर मेंटोर को उनके ऊपर शक तो होता है, पर फिर भी वो उन लोगों को परमिशन दे देते हैं। ये देखकर वो चारों काफी ज्यादा खुश थे, और जिया जावेन के कंधे पर हाथ रखे हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक फेरी को ट्रैक भी किया है, और अब तो मेरे हाथ में उसे मारने के लिए खुजली भी होने लगी है, और आखिरकार अब हम उससे फाइट करने के लिए जाने वाले हैं। मेंटोर उनको देखते हुए कहते हैं कि ये बच्चे कभी भी बड़े नहीं हो सकते। जिसके बाद जावेन रास्ते में उनके सीनियर से पूछता है कि आपको ऐसा लगता है कि हम लोग उस फेरी को मार सकते हैं? साथ ही वो अपने मन में कह रहा था कि मैंने कई बार पहले भी ड्रैगन्स गेट के अंदर फेरी को ढूंढने की कोशिश करी है, पर आज तक कोई भी फेरी मेरे सामने नहीं आई। और जिया उसे कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। ये सुनकर जावेन थोड़ा कंफ्यूज था, और हाफेंग उसे बताता है कि ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि जब वहाँ पर ट्विस्टिंग इवेंट होते हैं। अगर हम लोगों को पहले से ही पता होता कि हम लोग उस फेरी का सामना कर सकते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि हम सभी यहाँ पर होते? ये सुनकर जावेन चुप हो गया था, और साथ ही वो अपने मन में कहता है कि हमारे मेंटोर काफी ज्यादा मेच्योर है और काफी ज्यादा स्टैंड बाय भी। जिसके अगले सीन में हमें उसे डंजन केव के अंदर दिखाते हैं, जहाँ पर एक बड़े से लोटस के ऊपर एक शेर जैसा बीस्ट बड़े बड़े पंख फैलाकर बैठा हुआ था। पत्थरों के पीछे जावेन और जिया छुपे हुए थे। जावेन उसको देखकर कहता है कि ये कोई अप्सरा बीस्ट नहीं लग रहा। तो जिया उसे बताता है, क्या तुम उसके सिर पर वो मार्क देख रहे हो? ये फेरी का फर्स्ट फॉलोवर है।
जिसकी वजह से उसे ये मार्क मिला है। फेरी ज्यादातर डायमेंशनल क्रैक्स के आर पार नहीं जाती, पर अगर उनका फर्स्ट फॉलोवर उनके आसपास हो, इसका यही मतलब है कि अभी फेरी डायमेंशनल क्रैक के अंदर जा चुकी है। ये सुनकर जावेन समझ गया था कि यही वजह है कि अभी तक उसने अपने गेम के अंदर फेरी को इनकाउंटर क्यों नहीं किया। हाफेंग उससे कहता है, इसका मतलब यही है, हमें उस मॉन्स्टर को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले इस बीस्ट को मारना होगा। इसलिए वो लोग जावेन से कहते हैं कि जावेन थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि तुम काफी समय से रेस्ट कर रहे थे। और ये कहकर वो लोग जावेन को उस अप्सरा बीस्ट से लड़ने के लिए आगे भेज देते हैं। जैसे ही जावेन उस बीस्ट को दिखता है, बीस्ट जोर से रोर करते हुए जावेन के ऊपर अटैक कर देता है। पर जैसे उसका पंजा जावेन को लगता, जावेन बड़े ही आसानी से उसे डॉज कर लेता है। वो अपने मन में कहता है कि इस अप्सरा बीस्ट के अटैक्स गेम में बार बार खेलने की वजह से ये मेरे लिए काफी ज्यादा फेमिलियर हो गए हैं। जिसके बाद वो अपने मेंटोर के स्किल को इस्तेमाल करते हुए 7 शैटरिंग पाम के फर्स्ट मूव को इस्तेमाल करता है, क्लियर कॉन्साइन। और ये स्किल काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वो अप्सरा बीस्ट काफी ज्यादा दूर जाकर एक ही झटके में मारा गया था। उसके दोनों सीनियर्स भी ये देखकर उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस थे। और जियान ये देखकर कहता है, यानी हमारे मास्टर ने इसे 7 शैटरिंग पाम काफी ज्यादा तेजी से दे दी। जिया भी ये देखकर थोड़ा उदास था, तो तभी हाजिन से पूछता है कि क्या हुआ। तो जिया उसे बताता है कि उस बंदर के चेहरे पर जो निशान बना हुआ था, जिसको मैंने पहले देखा था, वो उससे थोड़ा सा अलग है। तभी अचानक वहां पर अंधेरा छाने लगा था और तभी उनके सामने एक फेरी का स्किल दिखता है और उनके सामने एक फेरी अपीयर हो जाती है। हाजिन उसको देखकर काफी हैरान होते हुए कहता है, तो ये एक फेरी है, काले कपड़े, वाइट स्किन रिबन, इसी की वजह से इसके कलर काफी ज्यादा अलग थे। ये काफी ज्यादा मुरल है। वो तीनों भी ये देखकर हैरान हो गए थे और हाफेंग उन्हें बताता है कि एक फेरी है, ऐसा नहीं हो सकता। जिया अपनी गन से उसके ऊपर कई सारे बुलेट्स को शूट करता है, पर फेरी अपने वाइट रिबन के साथ उसे काफी ज्यादा आसानी से ब्लॉक कर लेती है। जिया ये देखकर कहता है कि जैसा मैंने एक एपिक क्लास से उम्मीद करी थी, इस क्रीचर के ऊपर मेरे क्रिस्टल बुलेट्स काम नहीं कर रही। हम लोगों को इसकी डोमेन के अंदर डिसएडवांटेज है, जल्दी से जल्दी हमें यहाँ से भागना होगा। और ये कहते ही जिया जैसे ही पीछे की तरफ कदम बढ़ाता है, वो उसके डोमेन से टकरा जाता है, जिसकी वजह से बेचारे का मुंह टूट गया था। रावेन भी ये देखकर सरप्राइज था और वो कहता है कि ये तो एक बैरियर है। अब उन लोगों के पास उस फेरी से लड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन बचा नहीं था, इसलिए जिया अपनी गन को फेंक कर ब्लड सोर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें किसी डीमन की तरह लाल लाल हो गई थी। वो कहता है कि अपने कदम जमीन पर टिकाओ और इससे लड़ने के लिए अपनी हर एक चीज को बाहर निकाल लो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मर नहीं सकते। ये सुनते ही हाफेंग और जियान भी अपने दोनों के स्किल्स को बाहर निकाल लेते हैं और हमारा हीरो लोटस गॉन्टलेट को बाहर निकालते हुए कहता है, चलो लड़ते हैं। और जैसे ही फेरी उनके ऊपर अटैक करती है, वो सभी बड़ी आसानी से उसे डॉज करते हुए आसपास सटक जाते हैं। वो सभी उस फेरी के हाथ में नहीं आने वाले थे। तभी जावेन कहता है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और वो चारों ही उस फेरी के ऊपर चार्ज कर देते हैं। जावेन आगे बढ़कर अपने बनाना फेरी के विंग को बाहर निकालते हुए उससे ग्रेट यिंग विंड का इस्तेमाल करता है, जिससे बहुत ज्यादा पावरफुल कोल्ड विंड निकलती है। इसकी वजह से उस फेरी का अटैक भी ब्लॉक हो गया था और उसका भी बैलेंस अपसाइड डाउन हो जाता है। पर तभी वो अपनी उंगलियों को घुमाते हुए एक शील्ड टाइप की बनाती है, पर इससे वे पावरफुल सी बीम को शूट करती है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होकर सीधे जावेन को लगती। पर जिया बीच में आकर अपनी ब्लडी सोर्ड के साथ इस चीज को काउंटर करता है। ये बीम सच में काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिसका इम्पैक्ट देखकर जिया जावेन को टॉन्ट मारते हुए कहता है कि तुम अपने फर्स्ट मिशन में ही मारे मत जाना। पर जावेन स्विचिंग डाउ सूत्रा का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही उसकी बनाना फेरी की लाइफ एसेंस काफी ज्यादा कम होने के बाद भी उस फेरी के कंधे के ऊपर जम चुकी थी। साथ ही वो कहता है, अगर ये दोनों सेम लाइव क्लास के होते तो ये फेरी पूरी तरह से इस विंड एबिलिटी की वजह से जम चुकी होती। पर वो फेरी इस सब के ऊपर ज्यादा ध्यान न देते हुए
फिर से अपने उस लेजर को एक्टिवेट करने लगती है और वो जैसे ही जावेन के ऊपर फिर से उसे स्ट्राइक करती है, पर इस बार जावेन स्लाइडली साइड में जंप कर कर इससे बच जाता है, पर इसकी वजह से उसका चेहरा थोड़ा सा घायल हो गया था। वो कहता है कि ये काफी ज्यादा फास्ट है और इस फेरी की स्पीड एफिशिएंसी पहले से भी थोड़ी बहुत भी कम नहीं हुई है। तभी तभी हमें हाफेंग को भागता हुआ दिखाते हैं, जो कि सीधे फेरी की तरफ बढ़ रहा था और वो उन तीनों को आवाज देते हुए कहता है कि मुझे कवर करो। साथ ही वो अपने एक स्किल को एक्टिवेट करके सीधे उस फेरी की तरफ बढ़ता जा रहा था। वो उसके काफी ज्यादा करीब आ गया था और जैसे ही वो फेरी उसके ऊपर अटैक करती है, सबसे पहले जावेन आकर अपने लोटस गॉन्टलेट के साथ उसे यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है और दूसरे अटैक पर जिया आकर उसे ब्लॉक कर देता है। ऐसा करने की वजह से हाफेंग काफी और ज्यादा करीब आ गया था। ये देखते ही वो फेरी जैसे ही अपनी उस बीम का इस्तेमाल करती, तभी नीचे से एक काली सी स्पिरिचुअल रस्सी आकर उसके पैर को पकड़कर नीचे की तरफ खींच लेती है। ये देखकर वो फेरी और भी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी, क्योंकि उसे ऐसा लगा नहीं था कि कुछ ऐसा हो सकता है। और हमें पीछे की तरफ जियान दिखाते हैं, जिसने अपने स्लोरिंग स्नेक की मदद से उसे नीचे की तरफ खींच लिया था और मौका पाकर हाफेंग अपने फाइनल ब्लो के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, पर इससे उस फेरी के ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं होता और वो अपने रिबन के साथ हाफेंग को काफी दूर फेंक देती है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आ गया था। पर उसे पीछे जाता हुआ जावेन सही समय पर पकड़ लेता है और घायल हाफेंग को पकड़कर उससे कहता है कि ये एक एपिक क्लास का क्रीचर है, तुम एक ऐसे इंसान नहीं हो जो कि इसे काफी रेकलेसली ले। हाफेंग कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ये चोट तो कुछ भी नहीं है। पर तभी वो फेरी थोड़ी सी सीरियस होते हुए अपने एक स्किल ग्रेविटी मार्किंग सप्रेशन को एक्टिवेट करने लगती है, पर जियान ने अभी भी उसका पैर पकड़ा हुआ था और उस एनर्जी के फ्लो को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे जियान उसकी पावर्स को डिवावर कर रहा हो। फेरी ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि उसका ये स्किल एक्टिवेट होने के बाद भी काम क्यों नहीं किया। तभी जिया अपने मून स्लैश के साथ आकर उस फेरी के ऊपर स्ट्राइक लगाता है, जिसकी वजह से उस फेरी को थोड़ी बहुत चोट आ गई थी और उसकी कमर पर हल्की सी खरोच आ जाती है। पर वो फेरी जिया को अपने एक स्ट्राइक के साथ काफी ज्यादा दूर धकेल देती है और जावेन उसकी तरफ भागते हुए ये देखकर कहता है कि आखिरकार हम लोगों ने सच में उसे थोड़ा बहुत डैमेज तो दिया, ये एक फाइट है। और ये कहते ही वो तीनों जैसे ही उसके पास आते हैं, जावेन सबसे पहले आकर उसके ऊपर एक जोरदार पंच दे मारता है, पर जब वो अपनी स्किल को इस्तेमाल करने की कोशिश करती है तो जियान के साउनिंग स्नेक की वजह से उसकी स्किल की एनर्जी पूरी पूरी डिवावर हो जाती है। वो ये देखकर फिर से कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए वो जल्दी से पीछे हटने का डिसाइड करती है। पर तभी इस चांस को देखते हुए जिया और जावेन दोनों ही अपनी ब्लडी सोर्ड्स, जिया अपने मून स्लैश और जावेन स्टार स्लैशिंग नाइफ ऑरा को बाहर निकालता है और वो दोनों ही एक साथ उस फेरी के ऊपर स्ट्राइक लगाते हैं, जिसकी वजह से वो सच में काफी ज्यादा घायल हो गई थी और उसके बैरियर को टूटता हुआ देखकर ऐसा लगा था कि जैसे कि वो मारी गई है। जिया भी ये देखकर कहता है, लगता है कि हम लोगों ने उसे मार दिया। पर तभी जावेन को रीटिंग की पावर्स की मदद से पता चल जाता है कि उस फेरी ने अटैक किया है, जिसकी वजह से वो उसे डॉज कर लेता है। पर उसके पीछे खड़ा हुआ जिया उसके चंगुल में आ गया था। उस फेरी ने जिया को काफी ज्यादा टाइटली पकड़ लिया था, जिसके बाद फेरी का एक घोस्ट जैसा उसका ऑरा बना हुआ आसमान में आ जाता है और वो अब कुछ ही समय में एक्सप्लोड होने वाला था। ये देखकर वो सभी इसी के बारे में समझ गए थे कि ये सारी की सारी एनर्जी इकट्ठी कर रही है, इसका मतलब जल्दी ही ये फट जाएगी, हम लोगों को यहाँ से भागना होगा। पर जिया यहाँ पर फंस चुका था, जिसकी वजह से वो उसे छूट नहीं पा रहा था। पर तभी जावेन उस क्लोव को पकड़ लेता है। ये देखकर जिया काफी सरप्राइज था और वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम वापस क्यों आ गए, क्या तुम भी यहाँ पर मेरे साथ मरना चाहते हो। पर जावेन अपने मन में कहता है, एशपाम की एक तरीके की हिडन फोर्स है, अगर मैं उस मिस्टीरियस फोर्स के ऊपर फोकस करता हूँ तो मैं स्किल को काट सकता हूँ। और थोड़ी सी कोशिश करने के बाद वो अपने सूत्रा का इस्तेमाल करता है और वो क्लोब कट जाता है। जिया ये देखकर काफी सरप्राइज था
और तभी जावेन और जिया जल्दी से वहां से भागकर अपनी जान बचा लेते हैं और वो थोड़े से ही दूर जाते हैं। वो बैरियर एक बड़े से धमाके के साथ फट जाता है। पूरे में धुआं धुआं हो गया था, पर हमें वो चारों दिखाते हैं कि वो चारों पूरी तरह से ठीक थे। और वो लोग ये देखकर खुश होते हुए कहते हैं कि आखिरकार हम लोगों ने एक म्यूटेंट फेरी को मार डाला। उसके अंदर से एक क्रिस्टल मिला था। ये देखकर वो समझ गए थे कि ये एक स्किल क्रिस्टल है। और ये देखकर जावन उन लोगों से कहता है कि मैं आप सबको इसके लिए पैसे देने के लिए तैयार हूँ। पर जिया मुस्कुराते हुए पैसे के लिए मना कर देता है, पर वो उससे बोलता है, जब मैं किसी डायमेंशनल क्रीचर से लड़ने के लिए जाऊंगा तो तुम भाग मत जाना। ये सुनकर जावन कहता है कि ठीक है, और वो उस स्किल क्रिस्टल को अपने पास रख लेता है। पर साथ ही वो लोगों से पूछता है कि एक लेजेंडरी क्लास एक एपिक क्लास के क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर सकता है। जिसके बाद अब वो चारों अपने मेंटोर के पास जाते हैं, तो वो अपने लाइफ एसेंस के साथ उन सभी के घावों को ठीक करने लगते हैं। जावन उसे अपनी बॉडी के ऊपर गिरता हुआ देखकर कहता है कि मेरा दर्द पूरी तरह से जा चुका है और मेरे घाव काफी ज्यादा तेजी के साथ ठीक हो रहे हैं। तो ये मेंटोर का लाइफ सोर्स है। पर मेंटोर उन तीनों के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम किस तरीके के सीनियर्स हो जो जावेन के केवल रिकवर होने के बाद ही उसे इतने ज्यादा बड़े खतरे में डाल दिया। जिसके बाद वो जावेन से कहते हैं कि तुमने मुझसे एक एपिक क्लास के क्रिस्टल को एब्सॉर्ब करने के बारे में कहा था। जावेन कहता है कि हाँ। ये सुनते ही उनके मेंटोर कहते हैं, ऐसा है तो इसे बाहर निकालो, क्योंकि ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है एक स्किल को जो कि तुम्हारे लाइफ क्लास के ऊपर के डायमेंशनल क्रीचर का हो उसे एब्जॉर्ब किया जाए। पर दूसरी तरफ एक स्किल क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करना इतना ज्यादा सिंपल भी नहीं है, क्योंकि एसेंशियली डायरेक्ट विटिलिटी स्किल से जुड़े हुए होते हैं, ना कि तुम्हारी लाइफ क्लास से ये डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। और इस तरीके की कुछ स्किल्स के लिए कुछ रिक्वायरमेंट भी चाहिए होती हैं, जिससे वो उन विटिलिटीज को रिक्वायर तरीके से फंडामेंटल एक्टिव कर सके, वरना वो सही से एक्टिव नहीं हो पाते। और कुछ कंडीशंस केवल हायर क्लासेस के लिए होती हैं, जिसकी वजह से नेचुरली काफी ज्यादा रिस्की भी हो जाता है। जावेन ये सब जानकर थोड़ा सा हैरान था, जिसके बाद वो उन लोगों से कहते हैं कि ठीक है, ये काफी ज्यादा रेयर है कि तुम सभी एक साथ इंजर्ड हो गए हो, चलो इसीलिए आज रात आराम करते हैं। ये देखकर वो सभी काफी ज्यादा खुश थे। पर जैसे ही जिया जावेन से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर किस चीज का वेट कर रहे हो, चलो यहाँ से चलते हैं। जावेन दूसरी तरफ उस स्किल की फोटो खींचने में लगा हुआ था। उसे इस म्यूटेंट फेरी डायमेंशनल क्रीचर के बारे में पता चलता है कि इसकी एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि उसकी स्पीड स्टेट्स 21 से ऊपर होने चाहिए। जावेन ये देखकर कहता है कि इसमें एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है। जैसा कि अभी मेंटोर ने कहा, इस तरीके का स्किल मैं पहली बार देख रहा हूँ जिसके अंदर किसी तरीके की स्पीड रिक्वायरमेंट है। अब जावेन अपने घर आ गया था और वो उस बकरे को सोता हुआ देखकर कहता है, ऐसा लगता है कि लिजुयान ने मेरी उम्मीद से ज्यादा इस एंटीलोप का ख्याल रखा है। जिसके बाद वो नहा धोकर अपने गेम को चालू करता है और कहता है कि जैसा मुझे लगा था कि मैं अकेले एक नॉर्मल फेरी को भी नहीं मार सकता, और ये केवल समय की बात है कि वो मुझे जल्दी ही मार देते हैं। और मुझे 21 स्पीड की रिक्वायरमेंट है, पर अभी मेरी करेंटली स्पीड 18 है, जो कि मैंने गेम के अंदर कल्टीवेट करने की वजह से अचीव करी है। और जैसे जैसे मेरे स्टेट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्लास क्रिस्टल के इफिशियंसी कम होती जाएगी। अगर मुझे मेरी इफिशियंसी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ानी है तो मुझे एपिक क्लास के क्रीचर्स को मारकर उनके क्रिस्टल्स को लेना होगा। और साथ ही जावर अपने मेंटोर के यूनिक पावर के बारे में कहता है कि जो उनकी लाइफ सोर्स की उसके अंदर एक ऐसी मिस्टीरियस पावर है जो कि और कोई यूटिलिटी स्किल आज तक मैंने नहीं देखी। और इस सब के अलावा जो कि मेरे पास ग्रेटर टीममेट्स हैं, जिनकी वजह से मैं किसी भी तरीके का नॉर्मल एपिक रैंक के मॉन्स्टर को मार सकता हूँ। पर अगर मुझे हाई क्लास स्पीड क्रिस्टल चाहिए तो उसके लिए मुझे अपनी लेजेंड रैंक को एडवांस करना होगा, जिसके लिए मुझे हायर क्लास के क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ने वाली है। जिसके बाद अगले दिन सुबह सुबह जावेन का फोन बजने लगता है और वो नींद से जागते हुए कहता है कि अगर सुबह सुबह से आखिर कौन कमीने का फोन आ गया। पर फिर उसे पता चलता है कि ये आज शैन है
और आशिन उससे माफी मांगते हुए कहता है कि आपको सुबह सुबह डिस्टर्ब करने के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। और वो जावेन से यंग मास्टर बोलता है, जिसकी वजह से जावेन ऑकवर्ड होते हुए कहता है कि तुम केवल मुझे नाम से बुलाया करो, ये यंग मास्टर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर आशिन कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हें जावेन बोलूंगा और तुम मुझे आशिन बोल सकते हो। हम लोगों ने मैडम को काफी लंबे समय तक वेट करवा दिया है। ये सुनकर जावेन कहता है, क्या सिस्टर लेन? मैं तो उनको होली लैंड के बारे में आंसर देने के बारे में भूल गया था। अब जैसे ही जावेन घर पहुंचता है तो वो उन्हें कहता है कि ऐसा नहीं, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेन ये जानकर हैरान होते हुए कहती है, क्या तुम सच में इस चीज से अपने कदम पीछे हटाना चाहते हो? जावेन, ये तुम्हारी जिंदगी में केवल एक बार आने वाला मौका है। जावेन, अगर एक बार तुमने इसके लिए मना कर दिया तो तुम हमेशा के लिए इस चीज के लिए इनवैलिड हो जाओगे। क्या तुम इसके बाद भी वहाँ पर नहीं जाना चाहते, ये जानकर भी कि होली लैंड के ट्रायल्स एक रिवॉर्ड से कम नहीं है और काउंटलेस लोग इस चीज के लिए सालों साल वेट करते हैं। एक बार और इसके बारे में सोच लो। जावेन अपने मन में कहता है कि ये बिल्कुल सही है, पर मैं इस तरीके से किसी और की जगह पर वहाँ पर नहीं जाना चाहता। मेरे पास कई सारी मिस्टीरियस पावर्स हैं और ये वियर्ड लाइफ पहले से ही काफी ज्यादा अजीब है। और इसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि शायद मैं अपने इमॉर्टल सूत्रा को भी खो दूं। और इसलिए मुझे इस होली लैंड को जरूरत से ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, भले ही ये कितना भी ज्यादा जरूरी क्यों ना हो। और अगर मुझे कोई इसके लिए बेवकूफ भी बोलता है तो मुझे इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये जानने के बाद लेन पूरी तरह से चुप हो जाती है तो आशन उससे कहता है, क्या मैं कुछ समय तक जावेन से बात कर सकता हूँ? ये सुनकर लेन उससे कहती है कि मैं जावेन की डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे वो इसके लिए हाँ बोले या फिर ना। जैसे ही जावेन वहाँ से जा रहा था तो आशन उसके पास जाकर उसे रोकते हुए कहता है कि आप सच में वहाँ पर जाने से मना कर रहे हैं? जावेन उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल। आशन ये देखकर कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। ऐसा लगता है कि आपने आपका डिसीजन तैयार कर लिया है, पर अगर आपके पास केवल कुछ मिनट हो तो क्या आप मुझे वो दे सकते हैं? जिसके बाद वो जावेन को एक खाली रूम के अंदर लेकर आ गया था और वो कहता है कि ये रूम काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। जावेन को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि आखिर वो उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया है, और तभी अचानक वो अपने कपड़े उतारने लगता है। पर जावेन जो अपने सामने देखता है वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान और काफी घबरा गया था। जैसे ही आशन ने अपने ऊपर के कपड़े उतारे थे, उसके शरीर पर काफी ज्यादा गहरे चोट के निशान लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ समय पहले ही एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जंग से वापस लौटा है, जिसमें उसकी जान जाते जाते बची है। उसके घाव बहुत ज्यादा गहरे हैं और आशेंग जावेन से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करिएगा कि मुझे आपको ये दिखाना पड़ा। इसमें से कुछ घाव ऐसे और बहुत ज्यादा सीरियस हैं कि वो अभी तक पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं और ये मेरी पूरी बॉडी को पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। जावेन ये देखकर इसके बारे में पूछता है तो वो उससे कहता है कि हाँ, ये सभी डायमेंशन क्रीचर्स का सामना करने की वजह से हुए हैं और फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि केवल तुम और मैं, हम दोनों को ये चैलेंज करना पड़े। ये सुनकर जावेन थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उससे इसके बारे में पूछता है कि आखिर उसका मतलब क्या है। तो आशन उसे डिटेल में सारी बातें बताते हुए कहता है कि जब से इस दुनिया में म्यूटेशन चालू हुई है, बॉर्डर पर डायमेंशंस और ह्यूमंस के बीच में, जहां पर कई सारे सोल्जर्स उस डायमेंशन फील्ड से निकलने वाले मॉन्स्टर्स से इंसानियत की रक्षा करती है। और ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि सेफेस्ट जोन की रक्षा करने के लिए आधे से भी ज्यादा लोग अपनी जान दे देते हैं। और हाल ही में डायमेंशनल क्रीचर्स ने रिस्ट्रिक्शन बैरियर को तोड़कर अचानक से सेफेस्ट जोन के अंदर ब्रेक थ्रू करना चालू कर दिया है, जिसकी वजह से फेडरेशन एक डिविजनल पीस के अंदर अटकी हुई है और वो इस सब के पीछे डिस्कस कर रही है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। अब ये सुनकर जावेन समझ गया था कि अच्छा, तो इसी वजह से उस सरपेंट एम्परर और सरपेंट प्रिंसेस ने मेरे ऊपर अटैक किया था। वो सभी डायमेंशनल एरिया को तोड़कर यहाँ तक आए थे। और आजन उससे आगे कहता है कि ये सूद से भी काफी ज्यादा बदतर है। ऐसे कई सारे रीजंस है जो कि अभी उलझे हुए हैं।
कि ये डायमेंशनल म्यूटेशन क्यों हो रही है और डायमेंशनल क्रीचर्स आखिर इस तरीके से इनवेरिएंटली सारे रिस्ट्रिक्शंस को तोड़कर इस तरीके से क्यों आ रहे हैं। और अगर एक बार इसके बारे में पता चल जाए तो ये कोलैप्स पूरी तरह से खत्म हो सकता है, वरना ब्रेक थ्रू बढ़ने की वजह से कई सारे इनोसेंट लोगों की जान बहुत ज्यादा बड़े खतरे में आ जाएगी। और इसी मैटर ऑफ फैक्ट की वजह से, और अभी ये मैटर ऑफ फैक्ट की बात है कि ये इनवैलिड डायमेंशनल एरियाज हमारे काफी ज्यादा क्लोज खुल रहे हैं। और अभी माउंट क्यूजी पर ही एक हादसा हुआ था कुछ समय पहले। जावेन ये जानकर काफी हैरान था और आशन उससे आगे कहता है कि यही वजह है कि आपको इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने एक एपिक क्लास के ऑफिसर को भी अपने हाथों में दम तोड़ते हुए देखा था। और अगर समय आने पर आपके पास इनफ पावर नहीं हुई जिससे आप दुनिया से लड़ सके, तो वहां पर शायद आप आपकी फैमिली को भी नहीं बचा पाएंगे और ना ही उन लोगों को जिनकी आप परवाह करते हैं। इसलिए ये डिवाइन गिफ्ट एक वन ऑफ द रेयर चांसेस है जिसे आपको ऑब्टेन कर लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे ये बताने पर आपको कुछ समझ में आया होगा, इसलिए प्लीज सावधानी के साथ अब इस चीज का डिसाइड करिएगा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि इससे इस दुनिया में सर्वाइव करना आपके लिए और ज्यादा आसान होगा। पर जावेन ये सब सुनने के बाद बड़े ही आराम से कूल तरीके से अपने जेबों में हाथ डालते हुए कहता है कि तुम्हारा मुझे ये सब बताने के लिए शुक्रिया, पर मैं अभी भी अपने डिसीजन के ऊपर अटका हुआ हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि एजेंट्स की एबिलिटी के साथ ये अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा कंपेटेबल है। और भले ही मैं अगर इसके साथ इनवैलिड बन भी जाता हूँ, तब भी मैं किसी और के बिजनेस में नाक नहीं डालना चाहता। मुझे सिस्टर लैंग की बात को काटते हुए थोड़ा सा बुरा तो लग रहा है, पर फिर भी मैं ऐसा करने के बाद खुश नहीं रहूंगा जब मैं किसी और की अपॉर्चुनिटी को लेकर अपने आप को ग्रेट दिखाऊं। भले ही मैं इस अपॉर्चुनिटी को खो रहा हूँ, पर उसके बाद भी मैं फ्यूचर में सबकी रक्षा करने के लिए इनफ पावर ढूंढ ही लूंगा। ये सुनकर आशन मुस्कुराते हुए कहता है कि जैसा मैडम ने कहा था कि भले तुम दोनों सगे ब्रदर नहीं हो, पर फिर भी तुम दोनों का गुस्सा बिल्कुल एक जैसा है। ये सुनकर जावेन अपने मन में कहता है कि आखिर ये चीज तुम हमारे कंपेयर क्यों कर रहे हो। साथ ही वो दोनों एक दूसरे के साथ और कई देर तक ऐसे ही बातें करते रहते हैं। पर साथ ही जावेन अपने मन में यही सोच रहा था कि आखिर मेरे बेवकूफ फादर आखिर इस समय पर कहाँ चले गए। उन्हें सिस्टर लैन के आसपास ही रहना चाहिए था। शेन उससे कहता है कि मेरी आइडेंटिटी दूसरों के लिए कोई खास नहीं है और उन लोगों को ऐसा ही लगता है कि मैं इस फैमिली के लिए केवल पैसे के लिए जुड़ा हुआ हूँ। पर केवल मैडम, यंग मास्टर और माय लेडी, उन लोगों ने मुझे इस फैमिली का हिस्सा माना है। बाकी उन लोगों के लिए मैं इससे खून से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, पर फिर भी मैं एक फैमिली का हिस्सा हूँ और मैं कभी भी अपना पास्ट नहीं भूल सकता। आशन ये नाम मुझे वॉर लॉर्ड ने दिया था जब उनने मुझे खाली रास्ते पर पड़ा हुआ देखा। जिसके बाद हमें अगले सीन में जावेन को अपने घर में दिखाते हैं, जहाँ पर जावेन इसी के बारे में सोच रहा था। और जैसे ही वो उस एंटीलोप को देखता है तो वो बड़े ही आराम से गाजर खाता हुआ इधर उधर घूम रहा था। ये देखकर वो अपने मन में कहता है अगर डायमेंशनल क्रीचर मान लो गलती से मेरे डोम के अंदर आ भी गया, तब भी कोई भी इसके सामने तो नहीं टिक सकता। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि वो सपना जो अपोकलिप्स का मैंने देखा था, ऐसा लगता है कि वो कोई सपना नहीं, शायद वो एक फ्यूचर की झलक थी। पर जैसे ही वो गेम को चालू करता है तो फिर से उस डेड ट्री के आइकॉन के ऊपर वाइब्रेशन होना चालू हो जाती है। जावेन हैरान होते हुए कहता है कि मैं तो इसके बारे में पूरी तरह से भूल ही गया था। और जैसे ही जावेन डेड ट्री के पास जाता है तो उसे वहां से डेड मैन ट्री का फ्रूट यानी एक डायमेंशनल एग मिलता है। वो ये देखकर हैरान होते हुए कहता है कि ये तो देखने में पूरी तरह से एक डायमेंशनल एग की तरह है। वो उसकी नोटिफिकेशन को चेक करता है तो सच में ये देखकर हैरान हो गया था कि ये एक डार्क डॉक्टर एपिक क्लास का है और ये सच में एक एग है। और वो ये जानकर और भी ज्यादा हैरान हो गया था कि इस डेड ट्री के ऊपर उगने वाला पौधा एक डायमेंशनल एग को जन्म देता है, यानी ये इस डेड ट्री की पावर है। इस कंपेनियन एग की क्लास एपिक है, जिसकी वजह से इसको ब्रेक करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। पर जावेन कहता है कि ये काफी ज्यादा रिस्की तो है, पर मैं बॉटम लाइन पर हूँ तो मैं थोड़ा सा रिस्क तो ले ही सकता हूँ। और ये कहते ही वो डार्क डॉक्टर के कंपेनियन एग को
हैच करना चालू कर देता है और बस इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।